देखिए, पूरे दुनिया के अंदर पंजाबी समुदाय एक इस बात से आहत था कि जो साहबजादों की जो जो शहादत हुई उसको पंजाब में और देश के अंदर कभी ऐसा स्थान दिया नहीं गया था। उसका खास संज्ञान लेते हुए 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा करी। तो सारे जो समुदाय पूरे दुनिया में, देश के अंदर और खास तौर के ऊपर जो अपने नॉर्दर्न सेक्टर है, इसके अंदर एक बहुत हर्ष और उल्लास का ये विषय बना और लोगों ने घर घर के अंदर उसको सेलिब्रेट भी किया। लोगों ने घर घर के अंदर इस बात को भी मनाया और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी किया। और वो आज धन्यवाद के माध्यम से जो हरियाणा में ये हरपाल जी के अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया आदरणीय धनखड़ जी ने, तो ये टीम ने आज इकट्ठे मिलके 13,000 से अधिक पत्र वो मेरे को दिए। मैं उसमें सह संयोजक के तौर पे काम कर रहा हूँ इस समिति का। तो मेरे को आज उस विषय के ऊपर यहाँ पर आना हुआ। मैं जो ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनकी टीम और हरपाल जी, उनकी टीम, जिन्होंने इस सारे कार्य के अंदर इसको एक अच्छी शेप देकर वो दिया है। मैंने अपने राष्ट्रीय संयोजक अरुण सिंह जी, उनको भी इस चीज़ के बारे में बता दिया है और आज यहाँ से ये सीधे तौर के ऊपर प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में आज ये यहाँ से चिट्ठियाँ भेजेंगे और ये शहादत को एक तरह से अगले आने वाले बरसों तक 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं अपनी ओर से भी और सारी पार्टी के जो मेरे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, सबकी ओर से एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। सर, हिमाचल में इस साल के आखिरी चुनाव में इन 4 चुनावी राज्यों का किस तरीके से असर पड़ने वाला है? देखिए, मेरे को जो लगता है कि ये चारों चुनाव में एक यूनिक चीज़ है जो कॉमन है। वो कॉमन ये है कि ये चारों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये चारों राज्यों के अंदर एक तरह से डबल इंजन की सरकार चल रही थी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में और चारों राज्यों में हमारे कार्यकर्ता उसके अंदर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे और जनता ने उन्हीं को दोबारा से मौका दिया है। और उसमें से ये जो राज्य कई ऐसे हैं जिसमें तीसरी बार मौका मिला, बाकी जो राज्यों में दूसरी बार मौका मिला। और शायद उत्तराखंड के अंदर तो ऐसा था कि कभी भी किसी की सरकार रिपीट नहीं हुई थी और ये पहला मौका है कि उत्तराखंड के अंदर भी ऐसी जो सरकार वो रिपीट हुई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश के अंदर और वहाँ धामी जी के नेतृत्व ने जो काम किया, तो मुझे लगता है कि हिमाचल के साथ ही जुड़ा हुआ इलाका है और ऑलमोस्ट कंपोजिशन भी पहाड़ी इलाके की सिमिलर कंपोजिशन है। हिमाचल के अंदर भी हमारी सरकार पिछले 4 साल से अभूतपूर्व कार्य कर रही है और मेरा विश्वास है कि एक बार पुनः आने वाले समय में नवंबर दिसंबर के में ये चुनाव होगा, कर्नाटका, गुजरात और हिमाचल का, और यहाँ पर भी एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, अगर उपचुनावों की बात करें, हिमाचल उपचुनावों के जो नतीजे सामने आए थे, कितना उसका असर जो है देखने को मिलेगा? आगामी चुनावों में जो नतीजे थे वो बीजेपी के खिलाफ थे। उपचुनाव एक डिफरेंट धारणा के ऊपर होते हैं। जो मेन चुनाव होते हैं वो एक डिफरेंट उस पे होते हैं। ये वाला उपचुनाव मोटे तौर के ऊपर एक सहानुभूति वाला एक वो चुनाव हुआ कि जिसके अंदर वीरभद्र जी का देहांत हुआ। वीरभद्र जी की पत्नी मंडी से चुनाव लड़ रही थी। वीरभद्र जी की विधानसभा सीट खाली हुई तो वहां पर उनका जो कार्यकर्ता था वो चुनाव लड़ रहा था। पठानिया जी, उनका देहांत हुआ फतेहपुर से तो उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था। सो इस तरह से वहां पर एक जो सहानुभूति के तौर के ऊपर, सेंटिमेंट्स के तौर के ऊपर लोगों ने उनको वोट दिया है। लेकिन मैं इस चीज को ऐसे मानता हूं कि हमारे लिए भी ये एक आई ओपनर था और हमारे को भी अपनी कहीं पे कोई गलती रह गई है तो उसको भी देखने का एहसास हुआ। और इस माध्यम से आज हमारा कार्यकर्ता
कोई अपनी ऐसी भूल ना रहे, तो ये उसको एक पॉजिटिविटी में लेते हुए उसके लिए कार्यरत है। और आपका इसका जो सही अर्थों में अभी मई जून में शिमला कॉरपोरेशन का चुनाव होगा, आपको उसके अंदर भी दिख जाएगा। सर, अगर हिमाचलियों की बात करें तो उनके पास बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लेकिन इस बार के चुनावों में एक तीसरा विकल्प भी निकलकर सामने आएगा, वो होगा आम आदमी पार्टी। किस तरीके से देखते हैं इन चुनावों में कितना असर जो है वो देखने को मिलेगा, खासतौर पर आम आदमी पार्टी का? हिमाचल के अंदर कोई उनकी कहीं पे कोई वर्किंग अभी तक कोई दिखने को नहीं आई और ना ही कोई विजिबल है। और जो हिमाचली जो जनता है, उन्होंने मुख्य रूप के ऊपर बीजेपी या कांग्रेस, ये दो मुख्य पार्टियों को ही देखा है और आज तक कहीं पर ऐसा कोई आया नहीं। कल को वो आते हैं तो देखते हैं उनको भी। जब प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, जो छोटे साहबजादे थे, जो रावत सिंह और फतेह सिंह जी के बलिदान को याद करते हुए और उनकी शहादत पूरे देश के लिए मोटिवेटिंग है, उस बात को मैं कहूँगा कि रेखांकित करते हुए कि जिससे हर किसी को प्रेरणा मिल सकती है, ऐसे उन दोनों साहबजादों का जो बलिदान दिवस है उसको वीर बाल दिवस जब घोषित किया, तो यहाँ हमने कुछ साथियों ने जो है इस विषय पर दायित्व सौंपा था कि भाई नीचे जाकर इस विषय पर जो है आप सब लोगों को ये विषय पहुँचाएं। और उसी के ये विषय पहुँचने पर लोगों ने धन्यवाद के रूप में प्रधानमंत्री जी को चिट्ठियाँ लिखी हैं, पत्र लिखे हैं। 13,000 से ज़्यादा लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी हैं और वही चिट्ठियाँ प्रधानमंत्री जी को भिजवा रहे हैं कि आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि इतना महत्वपूर्ण विषय जो वर्षों पहले हो सकता था, आपने उस विषय को रेखांकित किया कि सबसे कम उम्र में इस प्रकार का बलिदान जो है वो बहुत बड़ा बलिदान है। ये बलिदान जो है सदैव जो है प्रेरित करता रहेगा। तो उस नाते से वो पूरे देश के बालकों की प्रेरणा बने और इस निमित्त जो है ये अनाउंस हुआ। और उसी के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए कि 13,000 से अधिक पत्र जो है हमारे कुछ साथियों ने लोगों से मिले हैं, तो उससे इकट्ठे हुए हैं, जिनको हम प्रधानमंत्री जी को भिजवा रहे हैं। कैसे पहुंचाएंगे सर इनको पत्रों को? ये हर स्टेट से आ रही है, हरियाणा से? बाकी राज्यों का तो बाकी राज्य बताएंगे, हमारे यहाँ जो है उस नाते से जो इस बात की खुशी हुई तो वो पत्र जो है वो प्रधानमंत्री जी को भिजवाने वाले हैं। बाई पोस्ट एक तरह से सारे पत्र ये जाएंगे उनके पास। और ये कृतज्ञता का जो भाव यहाँ अभिव्यक्त हुआ है वो स्वाभाविक भी है कि वो बलिदान इतना बड़ा है कि गुरु के 4 पुत्र थे, चारों पुत्र बलिदान हो गए थे। जो 2 युद्ध में बलिदान हो गए, 2 सरहिंद की दीवार में चुने गए, तो ये एक बहुत बड़ा बलिदान है। जो हम गीत गाते थे बचपन में, पिता वारा ते पुत्र 4 वारे, हिंद तेरी शान बदले, हिंद तेरी आन बदले। तो गुरु तेग बहादुर जी का भी बलिदान हुआ और गुरु गोविंद सिंह के पिता और 4 पुत्रों का भी बलिदान हुआ। इसलिए बलिदान की कोई गाथा नहीं हो सकती। और उस बलिदान को याद करते हुए कल समाचार आज में पढ़ रहा था कि गुरु तेग बहादुर पीठ भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही है। तो ये वक्त है ऐसे सब वीरों को याद करने का। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है, जो किसी भी समय किसी भी प्रकार की जो गुलामी थी देश की, उसके खिलाफ लड़े और जिन्होंने बलिदान दिए। ये मैं मानता हूँ कि एक आज़ादी का अमृत महोत्सव का साल इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। और ऐसी सब चीज़ें उस वर्ष में हो रही है, तो निश्चित रूप से इन सब के प्रति ये बड़ा कृतज्ञता का भाव है और उसी कृतज्ञता की इन पत्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति है। सर, जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए हैं, इससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, पंजाब में आम आदमी पार्टी। देखिए, डबल इंजन पर लोगों ने भरोसा किया। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण की नीतियां चलाई, जिस प्रकार से देश में विकास के आधार पर राजनीति शुरू हुई, अंत्योदय जिसकी प्राथमिकता बनी और देश में सुरक्षा और शांति का माहौल बना, और जिस प्रकार से देश के विकास ने रफ्तार पकड़ी, जनता ने फिर से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। और
ऐतिहासिक आशीर्वाद। पर्वतीय राज्यों में भी सरकारें बदलती रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत वर्षों बाद दोबारा सरकार आई है। तो ये अपने आप में पूर्वोत्तर जो हमारे लिए बहुत बड़ा विषय होता था, वहाँ मणिपुर में सरकार बनना और गोवा में भी फिर से सरकार बनना, तो अपने आप में ये जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और हम सब, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कृतज्ञता अभिव्यक्त की। सारी पार्टी इस मामले में बहुत जनता के प्रति जो है कृतज्ञ है। उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर विश्वास जताया है, हमारे नेतृत्व के प्रति उस प्रकार का विश्वास व्यक्त किया है कि किस प्रकार से वो जो अहिर्निशम सेवा वही की तरह से जैसे प्रधानमंत्री जुटते हैं देश के लिए, उस पर जो है जनता ने मोहर लगाई है। पंजाब में तो मैं ये कहूँगा कि दोनों पार्टियां जो पंजाब के शासन में पहले रहती थी, दोनों ही ऐसे रास्तों पर चली जिनको आप सुसाइडल प्रयास कह सकते हैं। जो अकाली दल का आधार रहता था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उस सारी राजनीति के विरोध में रहता था जो कांग्रेस पार्टी या उसके नेता लोग करते थे, और वो उन्हीं के साथ आकर खड़े हो गए किसान आंदोलन की उस धारा में, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। तो एक तरह से नंबर 2 पर तो वो वहीं आ गए थे, और जो नंबर 1 इस सारे आंदोलन में थे उनको कांग्रेस ने बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, इस स्थिति में उनको पहुंचाया। बाद में जो आए उनका झगड़ा ही खत्म नहीं हुआ, तो दो पार्टियां सेल्फ आउट हो गई। तो फिर जो खड़ा था तीसरे नंबर पर उसको शासन मिल गया। मैं इसको कोई उपलब्धि नहीं मानता। मान लो कोई चैनल 1 नंबर पर है और किसी कारण से वो नीचे आता है, तो दूसरे नंबर पर जो चैनल डट कर खड़ा है वो अपने आप 1 नंबर पे आ जाता है। तो ये उसमें गिरने की वो ज्यादा वो है, बनने की ज्यादा वो विषय मैं नहीं देखता हूँ। बनने की बारी तो अगली बार आएगी, तब लोग उसको कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। अभी तो जो पहले और दूसरे नंबर पे थे वो गिरे हैं। हम तो थे ही शुरुआत में, क्योंकि पहले भी हम छोटे पार्टनर होते थे और एक नई शुरुआत हमारी थी, तो इसलिए हमारी आकलन का मैं कहूँगा कि ये वक्त नहीं है, लेकिन अब आगे हमारे आकलन का भी वक्त होगा कि हम किस तेजी के साथ पंजाब में बढ़ते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ आपको लगता है कि गलत फैसला? नहीं, ऐसे मैं अभी नहीं कहूँगा कि इस समय जो गिवन सिचुएशन में अवेलेबल बैठ था उस रास्ते पर हम आगे। सर, किसान नेताओं की बहुत बुरी हार हुई है, सभी किसान नेता हार गए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जनता को भी आकलन करने का वक्त है, और उन्होंने ठीक जिस प्रकार से जिसकी ये बात तो हम पहले भी बता रहे थे, इसमें से काफ़ी लोगों ने अपने बाजू चुनाव में आजमाए हुए थे और जमानतें जब्त कराई हुई थी। बहुत कम वोट पहले भी उन लोगों को मिले हुए थे, और इसी कार्यालय में मैंने एक बार नहीं अनेक बार आपसे कहा था कि भाई अगर ये सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भी कानून इनके हिसाब से बने तो इनको चुन कर आना चाहिए। और ये उसने चुनाव में उतरे तो जन समर्थन कितना इनके प्रति है उसकी अभिव्यक्ति इसमें से हो गई है, और वो सारे देश के सामने आ गया है। जी सर, जिस तरह से हरियाणा में भी निकाय चुनाव जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अप्रैल के अंत सप्ताह तक करवाए जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी ने भी अनाउंस किया है कि वो अपने सिंबल पर हरियाणा में भी जो निकाय के चुनाव है वो लड़ेंगे। पिछले चुनाव में भी वो विधानसभा चुनाव और बाकी सब में आए थे। हरियाणा में कोई ऐसे सेल्फ आउट वाली पार्टियां नहीं है। हरियाणा में सब पार्टियां अपने अपनी जगह दम से खड़ी हुई हैं, और कोई भी आए, लोकतंत्र है, सबके लिए खुला रहता है। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से निकाय चुनाव में जो है विजयी होकर आएगी। हम बहुत अच्छे से वहाँ मेहनत कर रहे हैं, और जो जनता का आशीर्वाद हमें 4 राज्यों में मिला है उसकी भी मैं कहूँगा कि उसका भी मोटिवेशन हमारे कार्यकर्ताओं को है। तो उस कारण से और अच्छे वातावरण में हम जो है ये चुनाव में विजयी होकर आएंगे। धनखड़ साहब, एक आखिरी सवाल है। जैसे आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, यूपी का जिक्र किया, गोवा का जिक्र किया कि रिपीट हुई है बीजेपी सरकार, 5-6 महीने बाद हिमाचल में भी जो है चुनाव होंगे, तो क्या लगता है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है रिपीट करेगी? और पड़ोसी राज्य जो पंजाब है, जिस तरह की स्थिति वहाँ हुई है, उसका कोई उसमें असर नहीं दिखता? देखिए, गुजरात और हिमाचल के चुनाव इस साल के आखिर तक होने वाले हैं, और मैं लगातार इन चुनावों में 2002, 2007, 12 मैं दोनों राज्यों में लगातार काम करता रहा हूं, और मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी, क्योंकि कांग्रेस जो रहती थी इन राज्यों में वो ऊपर से ही खत्म होती आ रही है। अब तो मुझे लगता है कि हरियाणा के कांग्रेसियों को भी चिंता करनी चाहिए। परिवारवाद की राजनीति का तंबू जो है वो उखड़ गया है। अब उसमें कोई बहुत दूर तक जाने का रास्ता बचा नहीं है, और इन राज्यों में कोई प्रतिपक्षी दल है तो अभी वो कांग्रेस ही है।
सर, आम आदमी पार्टी की बात करें, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बहुमत जो है पंजाब में मिला है, अब आम आदमी पार्टी जो है वो हिमाचल की तरफ रुख करने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं, कितना देखिए, देश में मुश्किल भरा लोकतंत्र रहेगा? में बहुत सारी पार्टियां हैं, सब पार्टियां अपने अपना काम करती रहती हैं। जैसे मैंने बताया, पंजाब की विजय नहीं है, पराजय अधिक है दो दलों की। दो दलों की पराजय होने से जो तीसरे नंबर पर खड़े थे उनको जगह मिल गई है। इसका आकलन यही सबसे सर्वश्रेष्ठ आकलन है। और बाकी स्थानों पर सब पार्टियां अपने अपने दम के साथ वहां पर खड़ी हुई है। ऐसा कोई पंजाब जैसा वैक्यूम नहीं है। धन्यवाद। रोल कर ले धनंजय रुकवा रखा है। करें स्टार्ट भाई।